आज हम लोग पढ़ते हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अब इस टॉपिक में क्या है, हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये हो गई। ये हो गई। ठीक है, मैंने दो बना दी हैं समझने के लिए, रेफरेंस के लिए काफ़ी है। ठीक है, अब इसके अंदर कोई एक लूप रखा हुआ। भाई लूप क्या होता है, जहाँ से उसकी स्टार्टिंग हो वहीं पे एंडिंग हो जाए उसको लूप बोलते हैं। तो लूप किसी भी शेप का हो सकता है, ये आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ में पढ़ा था। लूप किसी भी शेप का हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए रेक्टेंगुलर लूप लेंगे। प्रैक्टिकली भी रेक्टेंगुलर लूप का ही इस्तेमाल होता है। कन्वीनियंस क्या है वो आपको बताते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखो अभी फोर्स के बारे में जो पढ़ा है वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए था। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का फार्मूला हम लोग को पता है, इसलिए हम लोग रेक्टेंगुलर लूप लेंगे। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, वो इस तरीके का रेक्टेंगल है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है और इसमें करंट जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी, इसमें करंट मान लो ऐसे जाएगा। ठीक है, अब देखो इस लूप में नंबर ऑफ टर्न्स कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिंगल टर्न के लिए पढ़ेंगे। बाद में जब हमारा कोई भी रिजल्ट निकल के आएगा तो वो सारे टर्न्स के लिए सेम हो जाएगा, तो हम लोग उतने ही नंबर ऑफ टर्न्स उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग सिंगल टर्न्स के लिए। आप मानना चाहें तो आप मान सकते हैं स्टार्टिंग से भी कि नंबर ऑफ टर्न्स n है, बात वही रहेगी। चाहे आप शुरू से मान के चलिए, चाहे लास्ट में ऐड कर दीजिए, बात एक ही आएगी। तो हम लोग सिंगल के लिए मान के चलेंगे ताकि कन्वीनियंस रहे अपनी मैथमेटिक्स में। अब इस लूप को हम लोग रखेंगे इसके अंदर, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये है। मान लो हमने इसको इस तरीके से रख दिया है। ओके, ये इस तरीके से रखा हुआ, हल्का सा टिल्टेड है ताकि समझ में आए। ठीक है, ये आपके समझ में आएगा अच्छे से। ओके, तो ये हमारा लूप रखा हुआ है। ये था ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब जो ये लूप है, साइड में मैंने इसीलिए बना दिया ताकि रेफरेंस के लिए याद रहे। अब ये जो लूप है इसमें ये इसकी लेंथ है, इसको मैंने L मान लिया, और ये इसकी विड्थ है, इसको मैंने W मान लिया। तो L कहाँ है, W कहाँ, आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात का। ओके, अब इसमें करंट देखिए यूँ जा रहा था, तो मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है I, यूँ। ठीक है, ये करंट आई जा रहा है। अब ये रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, इसका मतलब इसके जितने भी स्ट्रेट वायर्स हैं, यानी कि AD, BC, BC और AB, सब पर फोर्स लगना चाहिए, और सब पे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा सब पे। तो सबसे पहले तो हमको उसका डायरेक्शन मालूम होना चाहिए, वैल्यू तो दूर की बात है ना। तो डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। अब लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल क्या बोलता है, अपनी उंगलियों को इस तरीके से आपको करना है, यूँ, और इस उंगली को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखना है, इस उंगली को करंट की तरफ रखना है, और ये फोर्स का डायरेक्शन बताएगा।
ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। अब इसको रखना है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। पहले मैं AD की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ AD को देखिएगा, ठीक है। तो AD में करंट किस तरफ है, तो AD में करंट है ऊपर की तरफ। तो फोर्स किधर आया, फोर्स आया इनवर्ड। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। और वो फोर्स लग रहा है AD पर, तो मैंने लिख दिया FAD, ठीक है। वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे, बाद में निकाल लेंगे, अभी हम लोग सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अब DC के बारे में सोचिए, या पहले BC के बारे में देख लीजिए। BC जो है उसमें देखिए, सिर्फ BC के बारे में बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है। करंट किस तरफ है, नीचे है। करंट नीचे है और अंगूठा मेरा किस तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है अंगूठा, मेरी तरफ आ रहा है मतलब कमिंग आउटसाइड। तो इस वायर पे, BC वायर पे जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कमिंग आउटसाइड है, तो मैंने डॉट लगा दिया उसके लिए FBC, ठीक है। अब मेरे पास DC बचा और AB बचा, तो DC और AB के बारे में बात कर लेते हैं। DC और AB में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है, करंट किस तरफ है इसके बारे में आपको ज़रा सोचना पड़ेगा, ठीक है। सोचना पड़ेगा मतलब मैंने आपको बता के रखा है कि अपनी उंगलियों को उस तरफ मोड़ते हैं जिस तरफ करंट होता है, एग्जैक्टली करंट हो चाहे ना हो, ठीक है, क्योंकि हम लोग को हमेशा परपेंडिकुलर रखना पड़ता है। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो हमारा जो लूप है वो हल्का सा टिल्ट है, हल्का सा टिल्ट है, तो आपका जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड के इस तरफ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट इस तरफ है, तो मैंने इस तरफ उंगली कर दी, तो मेरा फोर्स किधर आ गया, नीचे की तरफ आ गया। तो DC वाले वायर पर जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, यूं, ठीक है। इसी तरह AB को देख लेते हैं। AB में जो करंट है उसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब देखिए, ये तो अलग बात है, लेकिन किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ये है और करंट इस तरफ है, ठीक है। समझिए, टिल्ट है और मैग्नेटिक फील्ड यूं है, तो अगर ऊपर की तरफ, ऊपर वाला जो करंट है वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो नीचे वाला करंट कहाँ आ रहा होगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट आपका बाहर की तरफ आ गया, तो फोर्स किधर लग गया, ऊपर की तरफ। तो फोर्स आ गया मेरा इस वाले वायर के लिए ऊपर की तरफ, ठीक है। ये सब आपका पढ़ा हुआ है, तो हम लोग एक तरीके से रिवीजन के तौर पे इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब मैंने सबके डायरेक्शन बना दिए, सबकी वैल्यू भी अभी लिख देंगे। इंपॉर्टेंट बात आपको जो बताना चाह रहे हैं वो समझिए। देखिए, अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है कि इस लूप पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो वो नेट फोर्स आएगा सारे ही फोर्सेस का वेक्टर एडिशन, यानी AD, BC, DC और AB, इन सब का क्या करना, वेक्टर एडिशन करना। भाई वेक्टर एडिशन क्या होता है, सेम डायरेक्शन वालों को ऐड कर लो, अपोजिट डायरेक्शन वालों को माइनस कर लो। इसका मतलब सेम डायरेक्शन में कौन कौन है, तो अगर आप देखेंगे सेम डायरेक्शन में कोई नहीं है। AD के अपोजिट डायरेक्शन में BC है, तो हम लोग को मालूम है कि AD के मैग्नीट्यूड को माइनस करना पड़ेगा किससे, BC से, BC के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका ये होता है। फिर प्लस DC का डायरेक्शन AB के डायरेक्शन के अपोजिट है, इसका मतलब DC के मैग्नीट्यूड को माइनस करना पड़ेगा किसमें से, AB के मैग्नीट्यूड से, ओके। इतनी बात समझ में आ गई। तो किसको किससे माइनस करना है, अब हम लोग बात करते हैं वैल्यू की। सबसे पहले AD की वैल्यू लिखते हैं, FAD। ये फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम साइड में लिखे दे रहे हैं क्योंकि वो लगाना IBL sin थीटा, ठीक है। AD वाला जो वायर है उसमें करंट तो I है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B है, वो भी ठीक है। L कितना है, साइज मतलब लेंथ कितनी है, तो लेंथ हमने L पहले से ही मानी हुई, तो लेंथ भी L हो गई। अब आती है बात एंगल की। एंगल किसके बीच का, एंगल मैग्नेटिक फील्ड और L के बीच का, ठीक है। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और L ऊपर की तरफ है, तो एंगल सामने दिख रहा है 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका एंगल सीधे 90 डिग्री रख लेंगे, मतलब हमारे पास आ जाएगा IBL sin 90, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास आंसर आ गया IBL, ठीक है।
इसी तरीके से एफ बी सी निकाल लेंगे। एफ बी सी ये वाले वायर की बात हो रही है। एफ बी सी वाले वायर में भी सेम देखिए, करंट नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो एंगल 90 डिग्री ही बन रहा है। ठीक है, लेंथ भी एल ही है, तो इसका मतलब इसमें भी वैल्यू सेम ही आएगी, बी सी के बराबर आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल आई। अब हमारे पास आता है एफ ए बी या एफ डी सी। चलिए एफ डी सी पहले निकाल लेते हैं। करंट है आई और इसकी लेंथ कितनी है इस वायर की, डब्लू। लेंथ हम लोगों ने डब्लू लिखी हुई, डब्लू हो गई, तो आई डब्लू बी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल। अब यहाँ एंगल के बारे में आप समझिएगा ज़रा सा। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरफ है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और आपका ए डी यू है। ठीक है, हल्का सा टिल्ट है, देखिए सामने दिखा रहे हैं, ए डी यू है, टिल्ट है। ये हरा वाला पेन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये कैप इसका इधर कर देते हैं क्योंकि इधर डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, और ए डी यू है, हल्का सा टिल्ट है। तो टिल्ट है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई एंगल बन रहा है। अब एंगल बन रहा है कितना, तो हम मान लेते हैं थीटा ही बन रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे डिटेल में, लेकिन एंगल इसका बन रहा है, इसका 90 डिग्री नहीं है। तो इसमें एंगल बन रहा है, हमने मान लिया कितना बन रहा है, थीटा। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा साइन थीटा। अब एफ ए बी लिखना पड़ेगा हमको। एफ ए बी के बारे में अगर देखेंगे तो देखिए लेंथ वही है डब्लू, करंट भी जा रहा है आई, मैग्नेटिक फील्ड बी है, और एंगल भी वही बनेगा जो डी सी के साथ बना, वही एंगल इसके साथ बनेगा। तो इसको भी लिख देंगे आई डब्लू बी साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए नेट फोर्स हमको निकालना था, ऊपर हमने क्या लिखा था, एफ ए बी में से एफ बी सी को माइनस करना है। तो एफ ए बी में से एफ बी सी को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0, तो ये 0 हो गया। एफ डी सी में से एफ ए डी को माइनस करना है, तो एफ डी सी में से एफ ए बी को माइनस करोगे तो देखिए सेम क्वांटिटी आएगा कितना, 0। इसका मतलब नेट फोर्स कितना आ गया मेरे पास, 0। नेट फोर्स 0 आ गया, इस बात का मतलब ये हुआ कि देयर इज नो लीनियर मोशन। जब भी हमारा नेट फोर्स 0 होता है तो लीनियर मोशन नहीं होता किसी भी तरह का। तो लीनियर मोशन नहीं होगा इस वायर के पास, इस लूप के पास, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर सकता। अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा, तो फिर ये घूमेगा, रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा, इस रिजल्ट पे कैसे पहुँचे हैं, इस रिजल्ट पे ऐसे पहुँचे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 2 पेयर हैं। किसके, एक पेयर तो मेरे पास ये है फोर्स का, और एक पेयर मेरे पास ये है। और जब भी 2 पेयर लगे होते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, एक दूसरे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे 2 पेयर ऑफ फोर्सेस काम करते हैं, तो वहाँ पे एक क्वांटिटी काम करती है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। तो इनके बीच में टॉर्क काम करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। उस मोमेंट ऑफ फोर्स की वजह से वो बॉडी रोटेट करती है, घूमती है। तो टॉर्क जो होता है, टॉर्क क्या होता है मैं आपको लिख देता हूँ, टॉर्क, या इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को टाउ से लिखते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, सिंपल सा, वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, LOAF, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जैसे मान लिया कोई बॉडी है, इसमें यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है, मान लो ये बॉडी है, बॉडी बना देता हूँ। यहाँ पे ठीक है, चलिए ये बॉडी अच्छी नहीं लग रही, चलिए ऐसे ही समझ लीजिए। यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है F1 और यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है ऐसे F2। ठीक है, तो ये जो F1 F2 लगे हुए हैं, अगर यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊँ तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसी को हम, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, ये इमेजिनरी लाइन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं LOAF, मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इसी तरह यहाँ से मैंने बना दिया, दिस इज योर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेनी है, मान लेते हैं वो R है, और इन दोनों फोर्सेस में से कोई भी एक फोर्स लेना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मैंने F1 को R से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको मिल गया क्या, टॉर्क। बस ये तरीका होता है टॉर्क निकालने का, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा।
तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो दो पेयर हैं फोर्सेस के, एक तो FAD और FBC। पेयर का मतलब सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, पेयर का मतलब सिंपल सा ये होता है सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन के होने चाहिए। तो सेम मैग्नीट्यूड के FAD और FBC हैं और अपोजिट डायरेक्शन के हैं, तो एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये है FDC और FAB और अपोजिट डायरेक्शन के हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो एक पेयर ये हो गया। लेकिन इस पेयर की वजह से किसी तरह का कोई टॉर्क नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर हमारी एक्सिस है, ये जो आपको जहाँ से आपको दो वायर दिख रहे हैं, ये वायर एक्चुअल में क्या होते हैं, ये वायर होते हैं एक्सिस के लिए। अगर यहीं से आपका वो घूमने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा ये लूप, तो ये वायर मुड़ जाएंगे और टूट जाएगा, तो ये घूमेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं एक्सिस, यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, तो ये बन गई एक्सिस। तो जब भी फोर्स एक्सिस पर लग रहे होते हैं तो टॉर्क काम नहीं करता है। जब भी फोर्स एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं तो टॉर्क नहीं लगता है। तो यहाँ पे अगर मैंने एक्सिस बना दी है और फोर्स इसी एक्सिस के अलॉन्ग लग रहे हैं तो किसी भी तरह का टॉर्क काम नहीं करेगा। ओके, तो हमारे पास सिर्फ एक पेयर बचा, कौन सा? FAD बचा और FBC बचा। अब FAD और FBC को ही ध्यान से हमें देखना है। और अब इस लूप को हम ज़रा ऊपर से देखेंगे, जो मैंने लूप बनाया है इसको यहाँ से देखना है, ठीक है। यहाँ इसको जब हम ऊपर से देखेंगे यहाँ से, तो ये हमें कैसा दिखाई देगा उसको देखिए। देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये बना हुआ है DC, ठीक है। देखिए हमें जब ऊपर से देखेंगे तो हमें सिर्फ ये लाइन दिखाई देगी DC, और कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है, सिर्फ ये लाइन दिखाई देनी है। अब ये जो DC बना हुआ है यही एंगल बना रहा है किसके साथ? थीटा। मैग्नेटिक फील्ड के साथ स्टार्टिंग में बताया था, थीटा एंगल मान के चलना कि थीटा एंगल बना रहा है। अब ये जो फोर्स है AD, ये इस लाइन पर यानी DA वाली लाइन पर किधर लगा हुआ? अंदर की तरफ लगा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है तो अंदर की तरफ फोर्स किस तरीके से बनेगा? देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो अंदर की तरफ फोर्स कैसे बनेगा? यूँ बनेगा, ये हो जाएगा FAD। इसी तरीके से C वाले पॉइंट को देखिए, C वाला पॉइंट आपका ये है, इसमें फोर्स कैसा लगा हुआ है? कमिंग आउटसाइड, बाहर की तरफ आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इसको बाहर की तरफ बनाना है। तो मैग्नेटिक फील्ड यूँ है तो फोर्स कैसा बनेगा? यू बनेगा, ठीक है। मान के चलिए बाहर की तरफ है F, क्या था ये? BC मेरे ख्याल से था। ओके, तो ये दोनों फोर्सेस बन गए। अब अगर इसी से हम डॉटेड लाइन बनाए यूँ, तो ये जो डॉटेड लाइन है इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यही हमारी है क्या? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ओके, अब यही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का एंगल मुझे, बीच का डिस्टेंस मुझे चाहिए, मतलब मुझे ये चाहिए R। अब ये कैसे निकालेंगे वो समझते हैं, ठीक है। ऐसे तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये हमें पता है DC की लेंथ W है, ये हमको चाहिए, ये क्या है? बेस है, तो बेस चाहिए, W हमको पता है, हाइपोटेनियस पता है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो ये डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों नहीं इंटरेस्टेड है? आपको एक बात यहाँ पे समझनी है। क्या समझनी है? देखिए ये जो DC है ये इस पूरे लूप का एक पार्ट है, इस पूरे लूप की एक लेंथ है, ओके। ये जो DC है इस पूरे लूप की एक लेंथ है, और इस लूप के पास अपना एक एरिया है। तो अगर इसके पास एरिया है तो इसके पास इसका एरिया का डायरेक्शन भी तो होगा। जो एरिया का डायरेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन भी होगा। वो डायरेक्शन किधर होगा? तो हम लोग जानते हैं कि वो डायरेक्शन हमेशा किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाएं तो वो क्या आ जाएगा? डायरेक्शन ऑफ एरिया, यानी कि एरिया वेक्टर। तो ये जो सरफेस का एक पार्ट है यानी लेंथ है एक, तो अगर हम सरफेस के परपेंडिकुलर कोई लाइन बनाएंगे तो वो इस लेंथ के भी तो परपेंडिकुलर आएगी। तो अगर यहाँ पे हम बना दें ऐसे, ठीक है, सपोज ये ऐसे बना दें तो ये क्या बन जाएगा? एरिया वेक्टर। चाहे ऐसे बनाइए चाहे नीचे बनाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अगर ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, अगर ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है तो ये एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है?
ठीक है। एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, हम मान लेते हैं फिलहाल के लिए अल्फ़ा बना रहा है, मान लेते हैं हम अल्फ़ा बना रहा है। ये हमारे काम का एंगल है, इसको ध्यान देना है, ये हमारे काम का एंगल है। ये एंगल किसके किसके बीच का है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ये, ठीक है। आप समझिएगा ध्यान से, अगर ये थीटा ये अल्फ़ा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री होगा ना, ठीक है। ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। अब अगर ये 90 माइनस अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होने वाले हैं, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होने वाले हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर है, 90 माइनस अल्फ़ा के बराबर है। तो अगर ये 90 माइनस अल्फ़ा है तो इस पूरे ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो ये वाला एंगल अल्फ़ा आएगा, ठीक है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री ना लगानी पड़े इसीलिए हम इसमें ही बता रहे हैं आपको ये बात, वरना फिर आगे ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा लगानी पड़ जाएगी। तो मैंने क्या मान लिया कि ये एरिया वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है अल्फ़ा। अब अगर ये अल्फ़ा बना रहा है तो इसका रिलेशन हमको इस ट्रायंगल में बनाना है। अब इस ट्रायंगल में कैसे बना रहे हैं वो देखिए, अगर ये अल्फ़ा है तो ये नीचे वाला जो छोटा वाला एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि पूरा एंगल तो 90 डिग्री है। अब अगर ये 90 माइनस अल्फ़ा हो गया है, ये वाला पार्ट 90 माइनस अल्फ़ा हो गया है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। क्यों, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब थीटा हमारा किसके बराबर है, 90 माइनस अल्फ़ा के बराबर है। तो अगर ये 90 माइनस अल्फ़ा है ये वाला एंगल और ये 90 डिग्री है तो वो अपने आप कितना हो जाएगा, अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए हम इसको अलग से बना के दिखा दे रहे हैं, ये ऐसा बना हुआ है, ये अल्फ़ा है, ठीक है। हमको ये आर चाहिए, ये डब्लू है, ठीक है। अब ये अल्फ़ा है तो ये सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और वो क्या है डब्लू, वो क्या होता है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रिलेशन किसके साथ होता है, साइन के साथ होता है। तो हम निकाल सकते हैं साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आर की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास डब्लू साइन अल्फ़ा। थीटा से क्यों नहीं निकाल रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगी आगे बात, ठीक है। थीटा से निकालने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थीटा जो एंगल बन रहा है वो सिर्फ डीसी लेंथ का बन रहा है। हमको पूरे एरिया क्या देखना है, तो पूरे एरिया का एंगल देखा जाएगा। तो पूरे एरिया का एंगल हम ऐसे देखेंगे। अब हमको क्या निकालना है, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, वन ऑफ द फोर्स। कोई भी एक फोर्स ले लेंगे, दो फोर्सेस लगे हुए हैं, AD लगा हुआ है, BC लगा हुआ है, तो AD की वैल्यू कितनी थी, IB इंटू L, ठीक है, इतनी तो थी। अब इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, अब इनके बीच का डिस्टेंस हमने R जो निकाला वो कितना है, W साइन थीटा। तो ये हो गया W साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन अल्फ़ा। अब L इंटू डब्ल्यू क्या होता है, ये होता है एरिया। तो ये बन गया मेरे पास IBA साइन अल्फ़ा। ये हमारा आंसर आ गया। अब इस फॉर्मूले में देखिए क्या आया है, एरिया आया है और B आया है। टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अगर टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है तो इक्वल में भी वेक्टर क्वांटिटी होंगी। तो यहाँ पे दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, क्या हैं, मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है। तो ये जो एंगल है वो किसके किसके बीच होना चाहिए, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का होना चाहिए। इसीलिए अल्फ़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, थीटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। बस आपको याद रखना अल्फ़ा इज़ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मेरा आ गया आंसर, और ये आंसर आया है सिर्फ एक लूप की वजह से। तो अगर हम कह दें इफ़ देयर इज़ n लूप या n टर्न्स, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू IAB साइन इंटू अल्फ़ा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको। दिस इज़ द टॉर्क या दिस इज़ द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा ऐसे सिंपल सा, टॉर्क इज इक्वल टू n इंटू I B क्रॉस A,
ठीक है, बी क्रॉस ए ही हमेशा लिखा जाएगा, ए क्रॉस बी नहीं लिखा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पहले। ठीक है, तो ये हो गया टॉर्क का फॉर्मूला। अब इस टॉर्क के फॉर्मूले में देखिए क्या क्या बातें हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स को आप बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, करंट पे डिपेंड करता है, करंट को अगर आप बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ेगा। तीसरी बात, एरिया को अगर आपने बढ़ाया, लूप के एरिया को बढ़ाया तो भी टॉर्क बढ़ जाएगा। चौथी बात, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो भी बढ़ जाएगा टॉर्क। ठीक है, ये बातें अलग। अब आती है बात अल्फ़ा की। मान लेते हैं कि हमने n को, i को, a को, b को कांस्टेंट कर दिया, तो हमारा टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। जब लूप घूम रहा होगा तो अल्फ़ा बार बार चेंज हो रहा होगा। अल्फ़ा बार बार चेंज हो रहा होगा तो उसके ऊपर, उस लूप के ऊपर जो टॉर्क लग रहा होगा वो भी बार बार चेंज हो रहा होगा। कभी उसके ऊपर टॉर्क बहुत ज़्यादा लगेगा, कभी टॉर्क उसके ऊपर बिल्कुल नहीं लगेगा, कभी टॉर्क बहुत कम लगेगा, ऐसा होगा। तो बहुत ज़्यादा कब लगेगा? जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड यूँ हो, ठीक है, और एरिया वेक्टर यूँ है। ठीक है, एरिया वेक्टर यूँ होने का मतलब ये हुआ कि लूप और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है। ठीक है, आपका जो सरफेस है लूप का वो और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो गई? पैरेलल, तभी तो इसका एरिया वेक्टर यूँ आएगा। तब इस टाइम जो थीटा है वो 90 डिग्री, सॉरी अल्फ़ा है जो वो 90 डिग्री के बराबर है, तो साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, मैक्सिमम होता है। तो टॉर्क हमारा इस टाइम क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कितना होगा? NIAB। और अगर हमारा सरफेस परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा सरफेस है, मतलब हमारा लूप है, परपेंडिकुलर हो गया तो एरिया वेक्टर पैरेलल हो जाएगा। एरिया वेक्टर पैरेलल हो गया मतलब अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 0 डिग्री, और साइन 0 होता है 0, तो हमारा टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। तो टॉर्क लगेगा ही नहीं इसके ऊपर। टॉर्क नहीं लगेगा तो ये घूमेगा ही नहीं। अगर इनिशियली घूम रहा है तब तो थोड़ा बहुत घूमेगा, आगे चला जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे रेस्ट पे है, इनिशियली रेस्ट पे है, तो यहाँ से वो घूमना शुरू ही नहीं करेगा। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए तो कुछ ना कुछ टॉर्क चाहिए ना, तो घूमना शुरू करने के लिए भी हमको एक अल्फ़ा चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि टॉर्क की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? अल्फ़ा के ऊपर है, एंगल के ऊपर है। अगली चीज़ जो है इसके अंदर वो इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है P = Q × 2L। मुझे लगता है याद है, एक तरफ माइनस चार्ज होता है, एक तरफ प्लस चार्ज होता है, और उनके बीच की डिस्टेंस हम लोग हमेशा 2L लेते हैं, ये डिस्टेंस। तो 1 ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज इक्वल टू डाइपोल। ठीक है, तो ये तो हो गया डाइपोल। फिर हम लोग ने डाइपोल मोमेंट निकाला था, ये तो डाइपोल मोमेंट हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, क्या ये? डाइपोल मोमेंट। इसी तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सिंपल सा होता है, कोई भी बार मैग्नेट आप सोच लीजिए अपने दिमाग में, वो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। इसमें एक तरफ नॉर्थ होता है, एक तरफ साउथ होता है। मैग्नेटिक फील्ड यूँ निकलती है, इससे बाहर निकलती है, इसमें अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, तो इसमें जो डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो तो ये होता है। इसको हम लोग हमेशा कैपिटल M से लिखते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है स्मॉल m × 2L। स्मॉल m क्या होता है? स्मॉल m एक्चुअल में होता है, हम लोग यहाँ पे एक स्मॉल m मान लेते हैं, यहाँ पे एक प्लस m मान लेते हैं। स्मॉल m एक्चुअल में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, तो बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये
सिलेबस से तो अब बाहर कर दिया गया है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है। जब मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन करंट के साथ नहीं था तो हम लोग इस तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अलग पढ़ते थे और उसकी वैल्यू ये होती थी। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उस तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। अब ये यहाँ से हटेगा, कैसे हटेगा देखिए, हम लोगों ने जब पढ़ा था किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। कितना लगता है, अगर आपको याद हो तो लगता है PE sin थीटा, याद है ना। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी मैग्नेटिक डाइपोल को, किसी लूप को अगर हम रखते हैं उसमें टॉर्क लगता है कितना, IAB sin थीटा, या IBA बोल दो, थीटा की जगह पे अल्फा लिखे ले रहे हैं क्योंकि अल्फा लिखा था हमने। इसको और इसको कंपेयर करिए, ठीक है। अगर इसको कंपेयर करेंगे आप तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे एंगल है साइन के साथ, यहाँ पे भी एंगल है साइन के साथ, ठीक है। अब बाकी जो बचा है वो P है। अच्छा, यहाँ पे NB लगा था, मैंने N नहीं लगाया, ठीक है। बाकी जो बचा है वो P है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बाकी बचा है वो M होना चाहिए। M मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हमारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एक डेफिनेशन नई बन गई, N × I × A। तो बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब हमको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप भूल भी सकते हैं, ठीक है। इसका कोई काम नहीं। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम सीधे कैसे लिख देते हैं, ऐसे N × I × A। तो इस फार्मूले को, ये वाला जो फार्मूला है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, N × B sin अल्फ़ा, M × B sin अल्फ़ा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था। अब अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में दो चीज़ें पढ़ी थी। क्या चीज़ें पढ़ी थी, जल्दी जल्दी उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है P, तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P है तो इस पे, यहाँ पे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। अगर यहाँ से डिस्टेंस r है तो, ठीक है, 2P/r³। अगर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल ये है और कोई पॉइंट यहाँ है जिसकी डिस्टेंस यहाँ से r है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। इसको बोलते थे इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको बोलते थे एक्सियल पोजीशन। सेम इसी तरीके से मैग्नेट के बारे में भी होता है। ये हमारा मैग्नेट है जिसका एक अपना डाइपोल मोमेंट होता है जिसकी वैल्यू आप पढ़ चुके हैं NIA, ठीक है। तो इसकी एक्सियल लाइन ये हो गई कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिसकी इसके मोमेंट से डिस्टेंस r है, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर आएगा उसका कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का μ0/4 पाई। बस यहाँ पे P है तो यहाँ पे M हो जाएगा, और M की वैल्यू क्या आपको पता है, 2M, ऊपर क्या था 2M, हाँ 2P था बस। और यहाँ पे अगर है इस तरीके से है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस यहाँ से r है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी μ0/4 पाई M/r³। M का मतलब आपको मालूम है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन, ये एक्सियल पोजीशन, ठीक है। ये सिर्फ दो बातें समझने के लिए थी, इसका कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं आता है, आपको मालूम होना चाहिए फार्मूला इसका, ठीक है। कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे ये हो जाएगा, सिर्फ कंपेयर करके निकाला है बस, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये हो जाएगा, ओके। तो यहाँ तक तो बात हमारी हो गई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ, एक मिनट, गैल्वेनोमीटर, सीधे हमारा टॉपिक है गैल्वेनोमीटर। पहले गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे फिर कन्वर्जन आएगा। टॉपिक का नाम हमारे है गैल्वेनोमीटर।
पूरा नाम होता है मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस गैल्वेनोमीटर आपको मालूम होना चाहिए। जब हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि किसी भी करंट कैरिंग लूप को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, कितना टॉर्क लगता है वो भी निकाल लिया, तो हम लोग इस काबिल हो चुके हैं कि अब गैल्वेनोमीटर को समझ सकें, पढ़ सकें। सबसे पहली बात, गैल्वेनोमीटर होता क्या है? इट इज़ अ डिवाइस which is used to sense and measure electric current। ठीक है, इन अ सर्किट, किसी सर्किट में, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को सेंस करने के लिए या मेजर करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, उसको हम लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट। किसी भी सर्किट में इसको हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, सबसे पहली बात तो बच्चों को बड़ी तकलीफ़ होती है, सीरीज़ में समझ नहीं पाते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ये एक कोई वायर आया हुआ है ऐसे, जिसमें इस तरफ प्लस है, इस तरफ माइनस है, तो जब आप गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर पे यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर का वायर होगा वो निगेटिव वाला होगा, और यहाँ जो वायर होगा गैल्वेनोमीटर का वो पॉजिटिव वाला होगा ऐसे। तब जाके जो कनेक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे सीरीज़। ठीक है, मतलब प्लस के साथ माइनस जोड़ना है और इस माइनस के साथ प्लस को जोड़ना है, तो इसको क्या बोला जाएगा? सीरीज़। जब आप सर्किट में देखेंगे, ठीक है, और सर्किट डायग्राम में जब बनाएंगे तो हमारे पास जैसे मान लीजिए सर्किट डायग्राम बना हुआ है सिंपल सा, ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये हमारी बैटरी लगी हुई मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमको लगाना है एक गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर कहाँ लगाएंगे? तो गैल्वेनोमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज़ में लगता है, तो जब सीरीज़ में लगता है तो वो ऐसे लगेगा। ठीक है, यहाँ से दो हम लोग वायर निकाल लेंगे और उसके बीच में लगा देंगे क्या? गैल्वेनोमीटर। एक वायर यहाँ से निकाला, एक वायर यहाँ से निकाला और बीच में लगा दिया क्या? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये सीरीज़ होता है। अब देखिए, इधर से जो प्लस आया है, इधर से प्लस आया है, तो गैल्वेनोमीटर का यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तब ये सीरीज़ होगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि सीरीज़ में हम लोग कैसे लगाते हैं। सिर्फ गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं। अब बात आती है प्रिंसिपल। हर डिवाइस का कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है, सिर्फ प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, इसका सिंपल सा प्रिंसिपल यही है जो भी आपने पीछे पढ़ा। व्हेन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। ठीक है, क्या एक्सपीरियंस करता है? टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। कितना करता है? N इंटू आई इंटू ए इंटू बी साइन अल्फ़ा। इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, ये हम लोग अभी पढ़ के आए हैं। ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा इसका जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ इसकी डिज़ाइन में हल्की सी चेंज है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल नाम से लग रहा होगा रेडियस, तो उसी से कुछ लेना देना है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये दो मैग्नेट हैं, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ऐसे होगी, इधर की तरफ से जाएगी, इसकी तरफ आएगी, ऐसे यूँ। अब अगर इसके बीच में हमने कोई लूप रखा है, ठीक है, तो इस लूप का जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। मान लो ये एरिया वेक्टर होगा,
और जब ये लूप घूमेगा अपनी एक्सिस पर, ये एक्सिस मान लेते हैं, तो अपनी एक्सिस पे मान लो जब यूँ घूमेगा तो इसका एरिया वेक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल को बार बार बदलता रहेगा। और अगर ये एंगल को बार बार बदलता रहेगा तो उसकी वजह से होगा क्या, इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क बार बार बदलता रहेगा। टॉर्क बार बार बदलता रहेगा तो हमारी टॉर्क की वैल्यू बार बार डिफरेंट हो जाएगी। हम लोग चाहते हैं कि ये डिफरेंट ना हो, तो क्या करते हैं हम लोग कि इस मैग्नेट को इस तरीके से कट कर लेते हैं। टॉप से देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, टॉप से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, सर्कुलर, इधर नॉर्थ इधर साउथ। अब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी, नॉर्थ से लाइन गई साउथ में पहुँच गई, नॉर्थ से लाइन गई साउथ में पहुँच गई, नॉर्थ से लाइन गई साउथ में पहुँच गई, ऐसे ही जाती है। एक्चुअल लाइन यही होती है, नॉर्थ से लाइन गई साउथ में पहुँच गई, नॉर्थ से लाइन गई साउथ में पहुँच गई, ये नॉर्थ से लाइन गई साउथ में पहुँच गई, ठीक है। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, लेकिन इसको आप इमेजिन कर सकते हैं। देखिए मैंने लाइन बना दी, एक्चुअल ऐसे ही होती है, लेकिन इसको आप इमेजिन कैसे करेंगे। इमेजिन करने का तरीका क्या है कि हमारे पास ये मैग्नेट है, अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है वो कुछ ऐसी बन रही है। यहाँ से नॉर्थ से लाइन आई साउथ में चली गई, ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई ऐसे स्ट्रेट साउथ में चली गई, यहाँ से कोई आई ऐसे स्ट्रेट चली गई, ठीक है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि इसमें जो लूप होगा, टॉप से देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें जो लूप होगा, मान लीजिए लूप ऐसा होगा, ऐसे भी हम लोग ने पीछे जब पढ़ा था टॉप से देखा था, इसमें जो लूप होगा, मान लो लूप जब आपका यहाँ है ऐसे, तो उसका ये एरिया वेक्टर होगा। अब एरिया वेक्टर जो है, ये वाला जो एरिया वेक्टर है, ठीक है, अब ये वाला एरिया वेक्टर यहाँ वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी जो मैंने बनाई थी के साथ कितना एंगल बना रहा है, आप कहेंगे 90 बना रहा है। अगर 90 बना रहा है तो टॉर्क कितना लगेगा, मैक्सिमम लगेगा टॉर्क। अब अगर मान लो ये घूम जाए, ठीक है, और घूमते घूमते यहाँ आ जाए, अब अगर ये घूमते घूमते यहाँ आ गया तो इसका एरिया वेक्टर हो गया, ये एरिया वेक्टर ये हो गया। तो अब ये एरिया वेक्टर यहाँ वाली जो मैंने अभी इधर हॉरिजॉन्टल बनाई थी इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, फिर से 90 बनाएगा। तो हमें वही वाली मैग्नेटिक फील्ड लेनी है जिसके साथ ये एंगल 90 डिग्री बनाए, और ऐसी जितनी बार भी घूमता रहेगा ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको मिलती जाएंगी जहाँ से इसका एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो इस बार इसका जो टॉर्क लगेगा वो हर बार इतना लगेगा, NIAB, क्योंकि अल्फ़ा को हर बार वो क्या करे दे रहा है 90। इससे क्या फ़र्क पड़ा कि हमने टॉर्क की डिपेंडेंसी जो अल्फ़ा पर थी, एंगल पर थी, वो रिमूव कर दी बाय यूजिंग द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट ये है, और इससे फ़ायदा क्या होता है, इट रिमूव्स द डिपेंडेंसी ऑफ टॉर्क ऑन अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है आपको पता है, अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इसके दो प्रिंसिपल हो गए। अब इसकी बात करते हैं डिज़ाइन। डिज़ाइन कैसी होती है, डिज़ाइन पर आ जाते हैं। तो ये डिज़ाइन बड़ी सिंपल सी है। हमने इस तरीके से सिलेंड्रिकल टाइप के दो मैग्नेट ले लिए, बना लिया उनको ऐसे, ठीक है। ये दो मैग्नेट हो गए, नॉर्थ एक तरफ साउथ हो गया। बीच में हमने एक सिलेंडर लगा दिया, ठीक है, ये सिलेंडर लगा दिया, और ये सिलेंडर एक्चुअल में
ऐसा मटेरियल होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एक बार बनती है और फिर बाद में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो अब वो क्या होता है, तो जब आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो वो हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं, तो जनरली ये सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है जनरली, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। सिर्फ इसको इसीलिए यूज़ किया जाता है कि एक बार मैग्नेटिज्म इसके अंदर बना, मटेरियल में बन जाता है ना मैग्नेटिज्म, क्यों बनता है आप आगे देखेंगे, बने और जैसे ही करंट को रिमूव करें तो इसमें से मैग्नेटिज्म ख़त्म भी हो जाना चाहिए ना, अपना मैग्नेटिज्म नहीं रहना चाहिए इसके अंदर, इसलिए सॉफ्ट आयरन कोर हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सिलेंडर है और इसके ऊपर हमने लगा दिया एक रेक्टेंगुलर लूप इंसुलेटर का, वो रेक्टेंगुलर लूप ऐसा है, ठीक है। वो रेक्टेंगुलर लूप इसके अंदर ऐसे लगा दिया। अब इसके अंदर हमने नंबर ऑफ टर्न्स लगा दिए कॉपर के, और उससे जो 2 वायर आएंगे वो वायर हमने अलग निकाल लिए, जिसको हमने बोल दिया एक को हमने बोल दिया T1, एक को बोल दिया T2। तो यहाँ से हम लोग कनेक्शन इसको देंगे। अब ये जो सिलेंडर हमने डाला है सॉफ्ट आयरन का, हमने इसमें एक एक्सिस बनाई ऐसे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ये एक्सिस है इसकी। इसको रोकना भी तो ना, जिसकी चारों तरफ घूमेगा तो एक एक्सिस चाहिए, तो ये एक एक्सिस है। ऊपर वाली जो एक्सिस है उसके ऊपर हमने लगा दिया एक नीडल, ये नीडल होती है। इस नीडल को हम लोग पॉइंटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप पॉइंटर भी बोल सकते हैं। उसके ऊपर एक स्केल लगी होती है यूँ, जिसमें नंबर लिखे होते हैं। आपने देखा होगा, जो आपने देखा होगा गैल्वेनोमीटर, उसमें बाहर से इतना ही दिखता है, सिर्फ अंदर का पार्ट थोड़ी ना दिखता है। तो बाहर से आपको स्केल दिखेगी, वो पॉइंटर दिखेगा बस। जब ये घूमेगा तो पॉइंटर घूमेगा, मतलब जब लूप घूमेगा तो पॉइंटर साथ में घूमेगा, क्योंकि वो पॉइंटर किससे लगा हुआ है, इसके एक्सिस से लगा हुआ है। नीचे वाला जो पार्ट है एक्सिस का, उससे हम लोग एक स्प्रिंग जोड़ते हैं ऐसे, और ये इसके आर्मेचर से एक पार्ट फिक्स होता है, एक पार्ट यहाँ से लगा होता है। इस स्प्रिंग को हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट स्प्रिंग। इस स्प्रिंग का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितनी सॉफ्ट होगी उतना अच्छा गैल्वेनोमीटर होगा, जितनी हार्ड होगी उतना ख़राब हमारा गैल्वेनोमीटर है, यानी ये इसकी सेंसिटिविटी कम है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है अंदर से, ठीक है। अब वर्किंग की बात कर लेते हैं। वर्किंग की सिर्फ बात करेंगे हम, लिखेंगे नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। वर्किंग थोड़ा जितना लिख पाएंगे उतना लिख देंगे। देखिए वर्किंग में क्या है कि अगर मैंने T1 और T2 को कनेक्शन दिया, मतलब सेल से या बैटरी से कनेक्ट किया, तो इसमें करंट जाएगा। वो करंट इसके लूप में से होता हुआ जाएगा। जब इसके लूप में से होता हुआ जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो ये टॉर्क फील करेगा। टॉर्क फील करेगा, कितना टॉर्क फील करेगा, तो हम लोग जानते हैं टॉर्क फील करेगा N × I × A × B। भाई 90 कर दिया हमने, उसका एंगल तो 90 डिग्री कर दिया, तो एंगल पर तो डिपेंडेंसी हट चुकी है इसकी, तो एंगल की तो बात ही नहीं करनी है। तो इस पे टॉर्क लगेगा इतना N × I × A × B। इस टॉर्क को हम लोग बोलेंगे अप्लाइड टॉर्क। ये क्या है, अप्लाइड टॉर्क। अप्लाइड क्यों है, क्योंकि हमने करंट दिया तो ये टॉर्क लग रहा है, ठीक है। तो ये अप्लाइड टॉर्क हो गया। इसको चाहे आप ऐसे APP लिख सकते हो, ये अप्लाइड टॉर्क हो गया। इस अप्लाइड टॉर्क की वजह से आपका ये लूप घूमना शुरू करेगा। जब आपका ये लूप घूमना शुरू करेगा तो ये जो स्प्रिंग नीचे लगी हुई है वो भी घूमेगी, और वो घूम के टाइट होना शुरू हो जाएगी। और जब स्प्रिंग टाइट होना शुरू हो जाएगी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा स्प्रिंग के बारे में, कि मान लीजिए मेरे पास ये स्प्रिंग है ऐसे, और इस स्प्रिंग को मैंने पकड़ के खींचा, बाहर की तरफ फोर्स लगाया, तो ये बाहर की तरफ आ गई। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लेते हैं ये स्प्रिंग ऐसे खींच के इतनी बाहर चली आई, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक x। अब इसके आगे और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अब अगर मुझे और डिस्प्लेसमेंट करना है इस पॉइंट का, तो मुझे फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। दैट मीन्स आपका जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है x के, ये आप पढ़ चुके हो। और स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाना शुरू कर देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स, इसी की बात हो रही है। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x होता है। अब सम कांस्टेंट को आप c बोल सकते हो। किसके लिए, लीनियर मोशन के लिए। अगर मैंने स्प्रिंग को खींचा या दबाया, लेकिन अगर मैंने स्प्रिंग को घुमाया, उस केस में देखिए ये मेरे पास स्प्रिंग है, अगर मैंने इस स्प्रिंग को घुमाया ऐसे, मतलब हमने एक टॉर्क दिया,
तो जब हमने टॉर्क दिया है तो स्प्रिंग में एक अपना टॉर्क आ जाता है, ठीक है, वो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है और वो इज इक्वल टू होता है, जब हम लोग घुमाते हैं तो कैसे घुमाते हैं, किसी ना किसी एंगल से, तो सम एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन, सम एंगल मतलब डिफ्लेक्शन, कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ, कितना एंगल हमने दिया, कितना घुमा दिया, तो ये वो एंगल है, एंड सम कांस्टेंट सी। तो घुमाने के लिए हम लोग टॉर्क को देखते हैं और खींचने के लिए हम लोग फोर्स को देखते हैं, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। अब ये जो टॉर्क है वो किसके इक्वल है, सम कांस्टेंट इनटू फाई, ये कांस्टेंट जो है स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सोचिए कि जब ये अप्लाइड टॉर्क की वजह से ये लूप आपका घूमेगा, ये सिलेंडर घूमेगा, तो ये स्प्रिंग भी घूमेगी, और जब स्प्रिंग घूमेगी तो स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क बनाएगी, रीस्टोरिंग टॉर्क बनाएगी, ये वाला, ठीक है। इसको हम लोग काउंटर टॉर्क भी बोलते हैं, काउंटर टॉर्क। अब ये काउंटर टॉर्क बनाएगी, यानी मेरे ये काउंटर टॉर्क क्यों है, क्योंकि मेरे अप्लाइड टॉर्क का अपोजिट है, जिधर अप्लाइड टॉर्क होगा उसके अपोजिट लगता है, क्योंकि स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है हमेशा, ठीक है। तो अब वो सिचुएशन जब आपका अप्लाइड टॉर्क और काउंटर टॉर्क बराबर हो जाएंगे, तब ये नीडल मूव करना बंद हो जाएगी और किसी न किसी पॉइंट पर जाके रुक जाएगी, और रुक के हमको बता देगी कि कितना करंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करंट को मेजर करते हैं। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारी जो सारी की सारी कैलकुलेशन है वो इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है, काउंटर टॉर्क और अप्लाइड टॉर्क। तो हमको वही सिचुएशन देखनी है जब ये अप्लाइड टॉर्क और काउंटर टॉर्क दोनों बराबर हो जाए, यानी कि N इंटू आई इंटू ए इंटू बी शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट इंटू डिफ्लेक्शन। तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास C अपॉन एन ए बी इंटू 5, ये करंट आ गया। अब ये जो करंट आया है इसके बारे में ज़रा देखिए, C क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, A क्या है, एरिया ऑफ लूप, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है सारी की सारी ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, क्योंकि एक बार गैल्वेनोमीटर बन गया तो ये वैल्यूज़ फिक्स हो गई, इनको थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और इसको हम लोग कैपिटल G से जनरली डिनोट कर देते हैं। तो C अपॉन एन ए बी इज़ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और जब हम लोग कांस्टेंट का साइन हटाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट आ जाता है, इसका मतलब आपका जो I है, जो करंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है किसके, डिफ्लेक्शन के। तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन कम होगा करंट घटेगा। तो हम सीधे सीधे करंट की वैल्यू डिफ्लेक्शन से देख लेते हैं। तो डिफ्लेक्शन क्या है, करंट को देखने का एक तरीका है कि करंट है कि नहीं है तो कितना है, डिफ्लेक्शन हुआ तो करंट है, डिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो करंट नहीं है, बस सिंपल सा। तो डिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है करंट को समझने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है, उम्मीद है बात समझ में आ गई। तो ये था तुम्हारा गैल्वेनोमीटर के बारे में। इसी के साथ आप इसमें दो चीज़ें और समझ सकते हैं। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि आपके गैल्वेनोमीटर कितना अच्छा है वो किस बात पर डिपेंड करता है, स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब स्प्रिंग के ऊपर देखिए कैसे डिपेंड करेगा। C क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, A क्या है, ये। अब अगर इसमें हम टर्म निकालें करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी का मतलब सिंपल सा हो गया, इसको हमने लिख दिया है IS। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि कितने करंट पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। यानी डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा होगा छोटे से छोटे करंट पे, डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा होगा छोटे से छोटे करंट पे, हम बोलेंगे हमारा गैल्वेनोमीटर उतना अच्छा है, हमारा गैल्वेनोमीटर उतना अच्छा कहा जाएगा जितना ज़्यादा फाई होगा जितने कम करंट पे, यानी कि I इज़ इक्वल टू फाई अपॉन I, ठीक है। मतलब सिंपल सा ये रेशियो है किसका, डिफ्लेक्शन अपॉन करंट का। अब डिफ्लेक्शन की यानी फाई की वैल्यू या I की वैल्यू आप ऊपर से निकाल सकते हो। I की वैल्यू देखो यहाँ से निकल सकती है। I की वैल्यू क्या आएगी, ये है, पुट करना चाहो पुट कर सकते हो। फाई की वैल्यू निकालना चाहो फाई की वैल्यू पुट कर सकते हो, दोनों से काम चल जाएगा। चलिए I की वैल्यू जो है उसको हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा फाई अपॉन I की वैल्यू है C अपॉन एन ए बी, तो एन ए बी ऊपर चला जाएगा, फाई नीचे रह जाएगा, फाई से फाई कैंसिल हो गया, हमारे पास करंट सेंसिटिविटी आ गई है एन ए बी अपॉन C, बस
अब इसमें देखिए हमारा गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है, किन बातों पे डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा सेंसिटिव हमारा गैल्वेनोमीटर, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका होगा, जितना बड़ा लूप होगा एरिया का, जितना ज़्यादा एरिया होगा लूप का उतना ज़्यादा सेंसिटिव हमारा गैल्वेनोमीटर है। जितनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो उसमें मैग्नेट रखे जाते हैं, जितने स्ट्रांग होंगे उतना बढ़िया हमारा, उतना ज़्यादा सेंसिटिव हमारा गैल्वेनोमीटर होगा। और तीसरी चीज़ सी जितना कम होगा, ठीक है, सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। सी क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसीलिए हमारी स्प्रिंग जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी गैल्वेनोमीटर हमारा उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। कभी आप गैल्वेनोमीटर खोल के देखेंगे तो उसमें जो स्प्रिंग लगी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, उसको हल्का सा भी आप छेड़ देंगे तो वो टूट जाती है तुरंत, ठीक है। अगली होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, ये भी वही होती है, ठीक है। जितना कम वोल्टेज पे जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगा उसको हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलेंगे, ठीक है। अब फाई की वैल्यू अगर हम ऊपर से निकालना चाहें लिख सकते हैं। फाई की वैल्यू देखिए क्या आएगी, फाई इज इक्वल टू INAB अपॉन सी। फाई की वैल्यू INAB अपॉन सी, ठीक है। और V जो है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी जगह पे लिख सकते हैं I इंटू आर, I से I कैंसिल, तो हमारा VS यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी NAB अपॉन सी इंटू आर। अब देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी में सारी क्वांटिटी वही हैं जो करंट में थी, बस एक चीज़ एक्स्ट्रा है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी उतनी जितनी अच्छी होगी अगर रेजिस्टेंस जितना कम होगा, रेजिस्टेंस कम वोल्टेज सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा। अब रेजिस्टेंस कम कैसे करेंगे, अगर रेजिस्टेंस कम करना है तो हम लोग वायर जो उसके अंदर यूज़ करते हैं, जो लूप का वायर था वो हमेशा यूज़ करते हैं, थिक वायर इन लूप। बस ये बात याद रखनी है आपको, थिक वायर यूज़ करना, मोटा तार यूज़ करना ताकि रेजिस्टेंस कम हो जाए उसका, ठीक है। तो जितना अच्छा मोटा तार होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिव होगा गैल्वेनोमीटर। और जितना ज़्यादा वोल्टेज सेंसिटिव होता है उतना ज़्यादा उसके जलने की भी ये होती है कि जल भी सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग आगे देखेंगे, जलने से बचाने के लिए भी देखना पड़ता है। तो ये था आपका गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर के आगे बढ़ते हैं तो हमारा आएगा एक टॉपिक, इसको हम लोग बोलते हैं शंट। ठीक है, शंट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा गैल्वेनोमीटर है ना, देखिए एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा बना होता है। ठीक है, यहाँ स्केल होती है, ये पॉइंटर होता है और यहाँ पे दो वायर जोड़ने के लिए नॉब्स होती हैं, एक रेड होता है एक ब्लैक होता है, ऐसे होता है। अब होता क्या है कि जब इसको मैंने जोड़ा तो इसमें करंट जाएगा, करंट जाने की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। अब ये जो डिफ्लेक्शन आएगा तो ये हमारा क्या है, स्केल है, इसको बोलते हैं स्केल। और ये जो पॉइंटर है ये आगे को घूमेगा, मान लो घूम के चला गया यहाँ पर, तो यहाँ पे इसको रोकने के लिए एक लगा होता है स्टॉपर। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना तोड़ के निकल जाएगा, तोड़ के थोड़ी निकल सकता है, तो एक स्टॉपर लगा होता है। अब अगर इसमें जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो ये उतनी स्पीड में इधर चलता जाएगा, मतलब इसमें जो इस तरफ टॉर्क जो लग रहा है वो बढ़ जाएगा, तो मतलब ये स्पीड में जाएगा। अगर स्पीड में जाएगा तो ये हो सकता है कि बार बार इस स्टॉपर से टकरा के नीडल टूट जाए, ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या है कि अगर हम बार बार ज़्यादा करंट इसके अंदर फ्लो कराते रहेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर जल भी सकता है, बर्न भी हो सकता है, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो क्या है,
तो हर गैल्वेनोमीटर में एक मैक्सिमम लिमिट होती है करंट की, उससे ज़्यादा करंट उसमें नहीं जाना चाहिए। उससे ऊपर करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर आपका ख़राब हो सकता है। अब ख़राब होने के क्या तरीके हैं, या तो स्टॉपर टूट जाएगा, नीडल टूट जाएगी, या तो आपका ये गैल्वेनोमीटर आपका बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, इसके अंदर जो कॉयल होता है वो जल जाएगा। ठीक है, अब ये जो मैक्सिमम लिमिट होती है इसको हम लोग बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये नीडल यहाँ से पूरी यहाँ चली जाती है, फुल स्केल में डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो फुल स्केल में डिफ्लेक्शन जिस करंट की वैल्यू पर होगा उसको हम लोग बोलेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और उसको हम लोग जनरली लिखने के लिए IG से लिखते हैं, ऐसे शो किया जाता है IG से। तो IG इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए करंट की। लेकिन जब हम लोग सर्किट में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर को तो हमें पता थोड़ी ना होता है कि करंट की वैल्यू इससे ज़्यादा है कि कम है। मान लीजिए हमारा जो गैल्वेनोमीटर है इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू जो है वो 0.01 एम्पियर है, ऐसे। ठीक है, अब हमने जिस सर्किट में लगाया है उसमें जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू 1 एम्पियर है, बहुत ज़्यादा है इससे। तो बहुत ज़्यादा है तो इसके 90% 80% चांसेस हैं कि ये गैल्वेनोमीटर ख़राब हो जाएगा। तो हमें क्योंकि मालूम तो है नहीं पहले से, तो हम लोग काम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर को इनिशियली बचाने के लिए काम क्या करते हैं कि इसमें यहाँ पर एक वायर ऐसे जोड़ देते हैं। वायर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस होना चाहिए, एक्चुअल में रेजिस्टेंस वायर है, जिसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, लो वैल्यू होना चाहिए। और लो वैल्यू के लिए सबसे अच्छा क्या रहता है, सीधे वायर लगा दो, क्योंकि वायर ही है जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है, तो सीधे कह सकते हैं वायर लगा दिया, या हम कह देते हैं शॉर्ट कर दिया इसको। ये जो रेजिस्टेंस हमने लगाया है इसी को बोलते हैं शंट। ठीक है, तो शंट क्या होता है, शंट इट इज अ वेरी लो रेजिस्टेंस connected in parallel to the galvanometer it prevents galvanometer फ्रॉम बर्निंग। ठीक है, जलने से बचाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, इस शंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये शंट कितना लगाना चाहिए, किस वैल्यू का लगाना चाहिए, ये भी होता है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन शंट क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। लो रेजिस्टेंस होता है, कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, शंट के बारे में। अब आती है नेक्स्ट थिंग, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, एमीटर जो हमारी डिवाइस होती है ना, उसको गैल्वेनोमीटर से ही बनाया जाता है। सबसे पहले तो एमीटर होता क्या है, इट इज़ अ डिवाइस which is used to measure electric current। ठीक है, ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है, जनरली हाई वैल्यू करंट को मेजर करता है। ठीक है, अब हमारे पास मान लिया ये गैल्वेनोमीटर है, और इस गैल्वेनोमीटर में ये करंट जाएगा जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस इतना है कि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन से ज़्यादा होगा। अब हमको एक ऐसा एमीटर चाहिए जो एक फिक्स्ड रेंज का करंट मेजर कर सके। जैसे हमने बोला कि मुझे एक ऐसा एमीटर चाहिए जो 0 एम्पियर से लेके 5 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सके, तो ये क्या हो गई, उस एमीटर की रेंज हो गई। मान लिया कि यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो
5 एम्पियर ही आ रहा है, लेकिन 5 एम्पियर अगर इसमें जाएगा तो ये गैल्वेनोमीटर ख़राब हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो हम लोग काम क्या करते हैं, इसमें एक लगा देते हैं शंट पैरेलल में। तो यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ दिया हमने, यहाँ पर एक शंट भी जोड़ा जाता है और शंट जोड़ने से ही हम लोग को वो एमीटर बन जाता है। ठीक है, बस यहाँ पे शंट हमको एक स्पेसिफिक वैल्यू का जोड़ना है जिससे ये गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर में। अब कैसे देखिए, हमने शंट को इस तरीके से जोड़ा है कि इस गैल्वेनोमीटर में सिर्फ इतना करंट जाए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाला। बाकी सारा करंट, बाकी कितना, आई में से आई जी को माइनस कर दीजिए, ऊपर निकल जाए, ऊपर से निकलते हुए बाहर चला जाएगा। अब देखिए एक्चुअल में करंट इसमें इस सर्किट में कितना है, 5 एम्पियर, लेकिन सारा का सारा करंट हमने मोस्टली क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया ऊपर से। और इसके अंदर कितना करंट गया, सिर्फ उतना जितना जाना चाहिए। मतलब ये जो इसकी स्केल थी, इस स्केल में ये नीडल यहाँ पहुँच गई होगी ऐसे। अब ये जो स्केल है, इस स्केल में ही हम लोग कैलिब्रेशन कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 5 एम्पियर। यहाँ पे 5 लिख दिया, फिर इसी तरह करते करते यहाँ पे हमने लिख दिया 2.5, यहाँ पे हो गया 0, फिर 1 2 3 कर गया। इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। सिर्फ हमने क्या कर दिया, ऊपर एक लेबल लगा दिया, स्केल लगा दिया, तो इससे क्या बन गया, वो ये एमीटर बन गया। कैसे बनाया हमने, सिर्फ इस शंट को लगा दिया ऊपर और सारा का सारा करंट इसने ऊपर निकाल दिया। इसने सिर्फ उतना करंट निकाला जितना ये बियर कर सकता था। तो अब इसको करने से हमारे पास जो डिवाइस बन गई है उसको हम लोग बोलते हैं एमीटर, और ये मेज़र कर सकता है कितना, 5 एम्पियर तक का करंट। 5 एम्पियर से कम होगा तो इसकी नीडल थोड़ी पीछे चली जाएगी। हम लोग नंबर लिखे हुए हैं पहले से ही, तो बता देगा कितना करंट है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक शंट लगा के एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में भी। अब ये शंट कितना होना चाहिए, ये भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल सा, पैरेलल में हमने जोड़ा है तो इसके अक्रॉस, इसको अगर हमने ए बी बोल दिया तो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, कैसे निकालेंगे भाई, करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। रेजिस्टेंस हमने क्या मान के रखा है, एस, तो ये हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल जी से लिखा जाता है तो कैपिटल जी से लिखा हुआ है। इसमें करंट कितना जा रहा है, आई जी, तो आई जी इंटू कैपिटल जी। हमको एस की वैल्यू निकालनी है तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। ये शंट की वैल्यू हो गई। तो शंट की वैल्यू अगर मुझको निकालनी है तो जो आई जी है यानी गैल्वेनोमीटर का जो भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, और जिस रेंज का एमीटर बनाना है उसका आई पता होना चाहिए, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। सारी वैल्यूज रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमको शंट मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी। ठीक है, ये अभी आपको बता देते हैं पहले से कि इसकी वैल्यू बहुत कम आती है। मैंने पहले बता के रखा है शंट क्या है, लो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कोई भी गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ऊपर जो बताया है उसको याद रखिएगा। शंट कैसे लगाया है, पैरेलल में लगाया है, इसको याद रखना है। पैरेलल में शंट को लगाया है तब जाके एमीटर बना है, पैरेलल में लगाना ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि ये जो शंट लगाया है इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो ये लो रेजिस्टेंस है, और हमारा एमीटर जो आइडल एमीटर होता है जो किसी भी रेंज को मेजर कर ले, मतलब सिर्फ 5 एम्पियर नहीं, 10 एम्पियर, 1000 एम्पियर, 1 लाख एम्पियर, किसी भी रेंज को मेजर कर ले, ऐसा रेजिस्टेंस आइडल, ऐसा एमीटर आइडल एमीटर बोला जाता है। उसका जो शंट होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं कि 0 है। फॉर आइडल एमीटर रेजिस्टेंस इज 0। ठीक है, कम से कम कितना होगा भाई, 0 होगा, 0 से कम थोड़ी ना होगा। तो ये बात याद रखें। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, इसको मुझे बना देना है वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर कैसे बनाएंगे, इसको जो मुझे उसको जो मेज़र करवाना है,
या हम लोग काम ये करते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया। और ये जो रेजिस्टेंस है ये हाई रेजिस्टेंस होता है और ये सीरीज में लगा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं भाई? ऐसा इसीलिए करते हैं कि मान लो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है, जैसे हमारे पास मान लो सर्किट है कोई, और इसमें इस ए बी पॉइंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमको बताना है। ठीक है, करंट जा रहा है मान लो आई, बताना है। तो बताने का तरीका क्या है कि हमको यहाँ पर ऐसे पैरेलल में एक वोल्ट मीटर जोड़ना पड़ेगा, तभी तो हम लोग को वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। ऐसे जोड़ेंगे, ओम्स लॉ ना लगाओ, फिलहाल के लिए ऐसे ही देख लेते हैं कि वोल्ट मीटर ऐसे लगाना पड़ेगा। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, हम लोग को मेजर करके बता देता है कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाते हैं तो इसमें जो करंट आई आ रहा था, अब ये करंट यहाँ पे जंक्शन की वजह से थोड़ा इधर चला जाएगा, थोड़ा इधर चला जाएगा। तो पहले इस रेजिस्टेंस में करंट जो जा रहा था, अगर मान लेते हैं उसकी वैल्यू 5 एम्पियर थी, तो अब इसमें 5 एम्पियर थोड़ी ना जाएगा, 5 से कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, मान लो 4 एम्पियर हो जाएगा, 1 एम्पियर ऊपर चला जाएगा। अब अगर 1 एम्पियर ऊपर चला गया और 4 एम्पियर ही रह गया यहाँ पर, तो इसका मतलब जो ओरिजिनल इसका वोल्टेज था वो अब नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? अगर मान लो रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 है तो हमारा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, I इंटू आर। तो पहले करंट कितना था 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना था 10, तो कितना आ जाएगा 50 वोल्ट। लेकिन जैसे ही हमने वोल्ट मीटर लगाया तो क्या हो गया, अब करंट इसमें कितना जा रहा है 4 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो कितना बताएगा 40 वोल्ट। इसका मतलब 10 वोल्ट का क्या आ गया, एरर। इस एरर को कम करने के लिए हम लोग काम ये कर देते हैं कि यहाँ पे लगा देते हैं क्या, एक रेजिस्टेंस। क्यों लगाते हैं? ताकि ये जो करंट ऊपर जा रहा है 1 एम्पियर, इसकी वैल्यू कम से कम हो जाए। तो जब इसकी वैल्यू कम से कम हो जाएगी तो एरर कम से कम हो जाएगा, आएगा कुछ ना कुछ एरर, लेकिन कम से कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस को लगा देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से रेजिस्टेंस लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर होता है वो अपने आप को रन कराने के लिए भी कुछ करंट यूज़ करता है। ठीक है, अब इसमें करंट जा रहा है मान लो कितना जा सकता है करंट, IG। भाई IG के ऊपर थोड़ी ना जा सकता है। ठीक है भाई, हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसमें करंट मैक्सिमम कितना जा सकता है, IG। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, IG इंटू रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस हमने लगाया और ये गैल्वेनोमीटर के पास पहले से था, सीरीज में है दोनों, तो R प्लस G, हमको R चाहिए। तो V अपॉन IG इज इक्वल टू R प्लस जी, या R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस जी। दिस इज द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है। किस रेंज का हमको वोल्ट मीटर बनाना है उसकी वैल्यू रखेंगे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू रखेंगे और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर रखेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि किस रेजिस्टेंस को हमको यहाँ पे सीरीज़ में लगाना है, सीरीज़ में किस रेजिस्टेंस को लगाना है। और ये हाई रेजिस्टेंस होता है, इतना ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हम लोग आइडल की बात करें कि आइडल वोल्ट मीटर क्या हुआ, तो आइडल वोल्ट मीटर हम लोग उसको बोलेंगे जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। ठीक है, हमने क्या बोला, ये हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो अगर ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो गया, तो ये ऊपर जाने वाला करंट ज़ीरो हो जाएगा, तो सारा का सारा करंट यहीं से चला जाएगा। तो सारा का सारा करंट जब यहीं से चले जाएगा तो हमारा जो एरर होगा वो नहीं आएगा, एरर ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारा वो आइडल वोल्ट मीटर बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि हमारा जो वोल्ट मीटर है वो आइडल वोल्ट मीटर है, उसमें रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, और आइडल एमीटर में रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज़ीरो। ठीक है, तो ये तो हो गया दोनों के कन्वर्जन। अब इसके आगे की बातें हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।